प्रधानमंत्री आवास से ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने का ऐलान किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर औपचारिक मोहर लग गई है। एनडीए की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया कि देश की जनता ने 6 दशकों के बाद पहली बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ चुना है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एनडीए ने 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा और जीता। इसीलिए एनडीए के सभी दल सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं। एनडीए की बैठक में यह भी तय किया गया कि 7 जून को एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। सभी दलों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, उनको अपना समर्थन दिया और संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए। और तीसरी बार पीएम बनने पर औपचारिक मोहर अब लग चुकी है। 7 जून को ये सभी नेता जाएंगे राष्ट्रपति से मुलाकात करने और अपने समर्थन की चिट्ठी सौंपने। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के नेताओं में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। नतीजों के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक से बेहद दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर आप देखिए। इस बैठक में किंग मेकर कहे जा रहे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ठीक प्रधानमंत्री के पास बैठे। कुर्सियों की करीबी दोनों नेताओं के बढ़ते कद को बताने के लिए ही काफी है। नायडू और नीतीश के बाद तीसरी कुर्सी पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे बैठे दिखे। प्रधानमंत्री की दूसरी ओर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे दिखाई दिए। बाकी आगे की कुर्सियों पर एनडीए में शामिल दलों के नेता बैठे थे, जिनमें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, आरएलडी के जयंत चौधरी शामिल हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और जनसेना के अध्यक्ष और तेलुगु स्टार पवन कल्याण भी बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। नतीजों के अगले ही दिन यानी आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर करते हुए 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, नरेंद्र मोदी तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर पीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में बिहार से नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और नई सरकार बनाने पर चर्चा की। वहीं पीएम पद से इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, जिसमें वर्तमान लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर सबको धन्यवाद कहा। मंत्रिपरिषद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हार जीत को राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि सभी मंत्रियों ने बहुत मेहनत की और 10 साल अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी हम बेहतरीन काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हुई तो बीजेपी ने राहत की सांस ली। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान कर दिया। टीडीपी और जेडीयू ने अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया, लेकिन इन दोनों पार्टियों को साधे रखना अब बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एनडीए में शामिल दोनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। अगर ये पार्टियां एनडीए में बनी रहती हैं तो बीजेपी का आंकड़ा 268 तक चला जाएगा, जिसके बाद बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए होंगी सिर्फ 4 सीटें, जो बाकी के घटक दल आसानी से पूरा कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं 7 सीटें जीतने वाली शिवसेना शिंदे गुट, 5 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 2 सीटें जीतने वाली जनता दल सेक्युलर, 2 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोक दल, 2 सीटें जीतने वाली जनसेना पार्टी और 6 सीटें जीतने वाली एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियां। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर भी टीडीपी और जेडीयू का विकल्प नहीं बन सकती। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जेडीयू और टीडीपी के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में टीडीपी और जेडीयू के नाज नखरे उठाने पड़ सकते हैं, जो अभी से शुरू भी हो गए हैं। एनडीए में शामिल ये दोनों पार्टियां बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए शर्तें रखती नजर आ रही हैं।
कभी बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट की बुनियाद रखने वाले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू खुलकर खेलते दिखे। सूत्रों की माने तो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए कुछ शर्तें भी रख दी। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर के साथ 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर सकती है, जिनमें रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर टीडीपी की शर्तों को बीजेपी ने नहीं माना तो क्या चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ देंगे? वैसे एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने से पहले उन्होंने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया ब्लॉक में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we will report. चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की बातों से साफ इनकार किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। ऐन वक्त पर पलटी मारने वाले नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाते जरूर नजर आए। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचने पर नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में ये जरूर कहा कि सरकार बनेगी, लेकिन किसकी ये नहीं बताया। सिर्फ एक लाइन कहकर नीतीश कुमार गाड़ी में बैठे और एयरपोर्ट से निकल गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक बड़े दिनों बाद किंगमेकर की भूमिका में आए नीतीश कुमार ने भी टीडीपी की तरह कुछ शर्तें रख दी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 3 कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू 2 राज्य मंत्री पद की मांग भी रख सकती है। यही नहीं, वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांग सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए और हम लोग ये स्वकारण करते हैं। वैसे नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी शायद पूरी तरह आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि आज उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आईं जिनसे कयासों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली जाने के लिए जिस विमान में सवार हुए उसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। तेजस्वी नीतीश के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आए और इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान भी दिखी। लेकिन अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब तेजस्वी पीछे से उठकर नीतीश की बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गए। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत के बारे में पूछा, उनका हालचाल लिया। वहीं नीतीश ने भी तेजस्वी से बातचीत की। उसके बाद तेजस्वी वापस पीछे की सीट पर चले आए। दोनों के बीच कोई सियासी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीति के गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। वहीं इन कयासों को बल तब और ज्यादा मिला जब तेजस्वी यादव ने नीतीश से हुई मुलाकात पर कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई बातचीत हुई या कुछ बात नहीं करेंगे, बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। अब सवाल ये भी है कि भविष्य में अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से किसी की भी सियासी चाहत बड़ी हुई तो फिर क्या होगा? क्या बीजेपी इन दोनों के बिना 5 साल तक सरकार में रह पाएगी? मान लीजिए कि अगर तेलुगु देशम पार्टी भविष्य में एनडीए का साथ छोड़ देती है तो भी एनडीए के पास बहुमत के लिए जरूरी 272 से 4 सीटें ज्यादा यानी 276 सीटें होंगी। यानी टीडीपी के अलग होने पर भी एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना सकती है। अगर नीतीश कुमार भविष्य में एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 पर आ जाएंगी। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 8 ज्यादा है। मतलब ये कि एनडीए नीतीश कुमार के बगैर भी सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं जेडीयू और टीडीपी के अलावा बीजेपी को एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियों के 24 सांसदों का भी समर्थन हासिल है, जो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। वहीं इस बार 7 निर्दलीय और 11 छोटे दलों के सांसद जीते हैं। ये ना तो एनडीए गठबंधन में है और ना ही इंडिया गठबंधन में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कई बीजेपी के पूर्व सहयोगी हैं। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि ये एनडीए में जा सकते हैं, यानी एनडीए का पलड़ा हर हाल में भारी रहेगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा भी गरमाने लगी है। नीतीश कुमार के पलटने का पुराना इतिहास रहा है। वो कभी एनडीए में रहते हैं तो कभी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने साल 1994 में जनता दल छोड़ दिया था और अपनी समता पार्टी बना ली थी। साल 1998 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे और फिर 2013 में एनडीए छोड़कर आरजेडी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2015 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया था। साल 2017 में फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। साल 2022 में नीतीश ने फिर एनडीए का साथ छोड़ा और इस बार कांग्रेस और आरजेडी के साथ आ गए।
और इसके बाद इसी साल यानी 2024 में नीतीश फिर एनडीए में शामिल हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश एक बार फिर एनडीए को झटका देकर महागठबंधन में तो शामिल नहीं हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बम्पर जीत के बाद हिंसा और बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के हंसाबाद में कुछ लोगों ने बीजेपी के कार्यालय को ही फूंक दिया और बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आग की लपटों से घिरा बीजेपी कार्यालय धुंधु कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी दफ्तर को फूंकने का आरोप लगाया है। वहीं हिंसा का ये दौर पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा और बैरकपुर में भी जारी रहा। आरोप है कि देर रात टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे और बीजेपी समर्थकों के घरों पर बमों से हमला किया और वहां तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें आप देखिए, बंगाल में चुनाव खत्म है लेकिन हिंसा अभी भी जारी है और इस बार आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। दिल्ली में मैराथन बैठक के बीच इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की संभावना तलाश रहा है और दूसरे दलों से संपर्क करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और विरोधी गठबंधन की निगाह टीडीपी और जेडीयू पर टिकी है जो एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में कई फॉर्मूलों की चर्चा है। पहला फॉर्मूला ये है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी आईएनडीआईए गठबंधन के साथ मिलती है तो आईएनडीआईए के 234 और टीडीपी के 16 सांसद मिलकर आंकड़ा 250 तक ही पहुंचता है। यानी आईएनडीआईए गठबंधन तब बहुमत के आंकड़े से 22 पीछे रह जाएगी। जबकि दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर जेडीयू मिल जाए तब भी आंकड़ा 246 तक ही पहुंचेगा और अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों मिल जाएं तब आंकड़ा 262 तक पहुंचेगा। ऐसे विरोधी दल को और संभावनाएं तलाशनी होंगी। आईएनडीआईए गठबंधन बनने से पहले बीजेपी से नाराज चंद्रबाबू नायडू थर्ड फ्रंट बनाने में जुटे थे। कई पार्टियों को एकजुट भी कर लिया था। ऐसे में विरोधी दल को उम्मीद है कि नायडू उनके साथ आ सकते हैं। अगर आप नायडू जी का बयान सुन लीजिए, कुछ साल पहले उन्होंने क्या कहा था कि तानाशाही की सरकार नहीं चल सकती और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स ये जो ईडी कर रही है, ये जो सीबीआई कर रही है, ये मंजूर नहीं है। सरकार बनाने के गणित में एनडीए का पलड़ा भारी है लेकिन इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ में लग सकती है जिसकी संभावना है कि केंद्र में जेडीयू क्योंकि है और इस सिलसिले में एक तस्वीर की चर्चा आजकल जोरों पर हो रही है जो आज की ही तस्वीर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए। फ्लाइट में नीतीश कुमार आगे की सीट पर बैठे दिखाई दिए तो तेजस्वी यादव पीछे बैठे मुस्कुराते दिखे। तो वहीं नीतीश कुमार भी फ्लाइट में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे और हाथ जोड़कर जवाब दिया। लेकिन इन सबके बीच एक और चर्चा है, क्या नीतीश और तेजस्वी का एक ही फ्लाइट से दिल्ली आना महज संयोग है या फिर आरजेडी का प्रयोग। राजनीतिक सूत्रों की माने तो आरजेडी ने पूरी योजना के तहत ऐसा किया ताकि तेजस्वी और नीतीश कुमार की बात हो जाए और एनडीए को सरकार बनाने से रोका जा सके। इसकी जानकारी जैसे ही जेडीयू नेताओं को लगी तो दोनों की सीट आगे पीछे करवाई गई और दिल्ली पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा ये भी सुनिए। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। दरअसल तेजस्वी यादव प्रचार के दौरान ये बात कह भी चुके हैं कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। जबकि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन का साथ छोड़ा था तब ये कहा कि वो अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी तवज्जो देते रहे। वहीं मतगणना से एक दिन पहले भी नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 18वें लोकसभा चुनाव के लिए आए नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के 400 पार सीटें जीतने का सपना चकनाचूर हुआ तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मोदी लहर पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं रहा। यही वजह रही कि नतीजों के बाद से ही विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर दिखा। कांग्रेस ने अयोध्या का जिक्र करते हुए दावा किया भगवान राम का नाम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया। कर्नाटक में जब बजरंगबली का नाम का दुरुपयोग किया था तो एक गदा मारी थी मोदी जी, कर्नाटक साफ हो गई थी। और जब आपने भगवान राम का दुरुपयोग किया तो उन्होंने ऐसा मारा कि पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाया। वहीं तेजस्वी यादव ने देश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों ने अहंकार और तानाशाही की राजनीति को बड़ा झटका दिया।
लोगों ने संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए मत किया और जो तानाशाही रही है मोदी जी की, उनको सबक सिखाया। चुनाव नतीजों से उत्साहित शिवसेना उद्धव गुट ने मोदी लहर खत्म होने का दावा किया। बहुमत नहीं, जितना लाना था उतना ला दिया ईडी सीबीआई ने। 240 ईडी सीबीआई का आंकड़ा है, ये थोड़ी बीजेपी का आंकड़ा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीजेपी इस बार 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जो पिछली बार की तुलना में काफी कम है। वहीं कांग्रेस ने भी इस चुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। और यही वजह रही कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव में कांग्रेस ने उन राज्यों में भी अच्छा प्रदर्शन किया जहां पिछले कई चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अलग रणनीति पर काम किया, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी पार्टियों को लामबंद किया। कुछ क्षेत्रीय दलों के मुद्दे और उनकी विचारधारा को दरकिनार कर उनसे हाथ मिलाया। क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समझौता किया। कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। साथ ही जिन राज्यों में सीट बंटवारे से फायदा होता दिखा वहां सीट शेयरिंग की, और जिन राज्यों में अकेले लड़ने से जीत की उम्मीद थी वहां गठबंधन से दूरी बनाई। पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ी। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार देने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आई और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, जिसका नतीजा भी सामने आया और इस बार चुनाव में कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इतना ही नहीं, इस बार चुनाव में कांग्रेस की सीटें भी करीब दोगुनी हुई, तो वहीं वोट शेयर में भी उछाल दिखा। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में 327 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार चुनाव में कांग्रेस ने 21.19% वोट हासिल किए, जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी और वोट प्रतिशत 19.7 था। उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ, उनमें फैजाबाद लोकसभा सीट भी शामिल रही, जिसमें अयोध्या नगरी भी आती है। रामलला का भव्य राम मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि ये सीट बीजेपी के लिए बहुत आसान होगी, लेकिन वहां के नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि फैजाबाद सीट भी बीजेपी नहीं बचा पाई। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जहां करीब 5,54,000 वोट मिले, वहीं बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,000 से ज्यादा वोट मिले और लल्लू सिंह को करीब 54,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ फैजाबाद सीट ही नहीं, बल्कि अयोध्या के आसपास की सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई, जिनमें इस मंडल की सबसे चर्चित सीट अमेठी भी शामिल है, जहां से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी कांग्रेस के केएल शर्मा से चुनाव हार गई। वहीं बाराबंकी में कांग्रेस के तनुज पुनिया ने 2 लाख से ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी राजरानी रावत को हरा दिया। अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने बीजेपी के रितेश पांडे को शिकस्त दी। सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा। वहाँ समाजवादी पार्टी के रामबुआल निषाद ने जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, अयोध्या से सटी बस्ती, श्रावस्ती और जौनपुर लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन लोकसभा सीटों के नतीजों से साफ है कि बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण का मुद्दा जिस तरह से जनता के बीच उठाया, उसका फायदा उसे नहीं मिला, जिसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर फैजाबाद समेत अयोध्या मंडल की बाकी सीटों पर बीजेपी क्यों हारी। क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, एयरपोर्ट बना, रामपथ बना, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई गई, लेकिन इतना विकास होने के बाद भी आखिर क्या वजह थी जो बीजेपी को ले डूबी। अयोध्या नगरी वाली सीट फैजाबाद में बीजेपी की हार की कई वजह सामने आई। बताया गया कि इलाके के लोग बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह से नाराज थे। लल्लू सिंह पर जनता की बातें अनसुनी करने का आरोप था। रामपथ के निर्माण के दौरान लोगों की दुकानें और मकान तोड़े गए और उचित मुआवजा नहीं मिलने से लोगों में काफी नाराजगी थी। इन सब के अलावा फैजाबाद सीट पर इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया, जो उनकी पार्टी के लिए सही साबित हुआ। अखिलेश यादव ने वहां जातीय समीकरण को देखते हुए सामान्य सीट होने के बावजूद दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पर अपना दांव खेला। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 84% आबादी हिंदुओं की है, जिनमें ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 26% है, तो वहीं सामान्य वर्ग के मतदाता 29% हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 13% है, जबकि दलित वोटर 4% के करीब हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने से दोनों दलों के वोट मिल गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस सीट पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नतीजों ने चौंकाया है। यहां उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और एनडीए पर भारी रहे।
और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। साथ ही कांग्रेस को भी काफी फायदा हुआ। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में हुए चुनाव में एसपी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 2019 के मुकाबले शानदार सीटें हासिल की। समाजवादी पार्टी 37 सीट, कांग्रेस 6 सीट जबकि बीजेपी ने 33 सीट पर जीत दर्ज की। दरअसल यूपी में 7 साल बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े। दोनों पार्टियां 2017 में एक साथ आई थीं, लेकिन तब ये गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं कर सका था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब एसपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा तो 60 सीटें भी नहीं मिल सकी थीं। 2024 में तमाम मतभेदों को दूर करते हुए दोनों ने एक बार फिर हाथ मिलाया। इस दौरान एसपी ने पीडीए का नारा दिया जो असरदार साबित हुआ, जबकि राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ लाने में कामयाबी हासिल की। अखिलेश यादव के बार-बार उम्मीदवार बदलने को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया, लेकिन एसपी ने जो उम्मीदवार उतारे वो स्थानीय गणित के हिसाब से फिट बैठे और यही वजह रही कि वे धरातल पर बीजेपी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल पक्का माना जा रहा है, लेकिन 4 जून को आए नतीजे ब्रांड मोदी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा गए और इसकी बड़ी वजह यह है कि मोदी मैजिक का न चलना कहा जा रहा है। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित किया था, तब देश में बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत लहर चली थी और चुनाव में मोदी ब्रांड का असर इतना दिखा था कि बीजेपी 2014 के चुनाव में अकेले ब्रांड मोदी के दम पर 282 सीटें जीत गई थी, जबकि एनडीए ने कुल 336 सीटें जीतकर उस समय कमाल कर दिया था और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। साल 2019 के चुनाव में जब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार चुनाव हार जाएगी, तब प्रधानमंत्री मोदी के दम पर बीजेपी 303 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और एनडीए को कुल 353 सीटें मिली थी। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी इस बार भी ब्रांड मोदी काम करेगा और बीजेपी 375 प्लस और एनडीए 400 प्लस सीट जीतेगा, लेकिन ब्रांड मोदी इस बार नहीं चला। हालत इतनी खराब रही कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से शुरुआती रुझानों में 6000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए, लेकिन बाद में उन्हें जीत मिली, लेकिन जीत का अंतर बेहद कम रहा और मोदी केवल 1,52,000 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। इसलिए इस चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ब्रांड मोदी अब खत्म हो चुका है और ये आरोप सिर्फ कांग्रेस की तरफ से ही नहीं बल्कि उद्धव गुट वाली शिवसेना भी लगा रही है। और संजय राउत ने तो सामने आकर यहां तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता को भरोसा नहीं रहा। तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। किसको धन्यवाद दे रहे हो? लोगों ने आपको नकार दिया। वाराणसी, बनारस में आपको लेने के देने पड़ गए जीतने के लिए। आपसे ज्यादा तो अमित शाह को ये मिला है लीड मिला है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलने से ब्रांड मोदी को नुकसान तो हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। मोदी जब से केंद्र की राजनीति में आए हैं, तभी से बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, जब नरेंद्र मोदी साल 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब भी पूरे देश में उनका नाम सुर्खियों में रहता था और 2014 में बीजेपी का प्रधानमंत्री चेहरा बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 से 2024 के चुनाव तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक दूसरे का पर्याय बन गए, यानी मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी ही मोदी है। ब्रांड मोदी से बीजेपी को फायदा भी हुआ और 2 दशक पहले तक मुट्ठी भर राज्यों में रही बीजेपी आज देश के 70% से ज्यादा राज्यों में सरकार चला रही है। मोदी की हिंदूवादी छवि, एक मुखर वक्ता, कुशल प्रशासक और उनकी लोकप्रियता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। भले ही बीजेपी के पास दिग्गज नेताओं की भरमार है, लेकिन मोदी के सामने अभी भी कोई नहीं टिकता। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी और ब्रांड मोदी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि नतीजों में इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से दूर है। ऐसे में बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी को इसका हल तलाशना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे सामने आए, उनमें मोदी सरकार के कई ऐसे मंत्री शामिल हैं जो अपनी साख तक नहीं बचा पाए। अकेले उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के 7 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। अमेठी से स्मृति ईरानी को करारी हार मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। खीरी सीट से 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने टेनी को 34,000 से ज्यादा वोटों से हराया। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को 70,000 से ज्यादा वोटों से हराया।
फतेहपुर सीट से साध्वी निरंजन ज्योति को 33,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक ने केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान को 24,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जालौन से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने 53,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया। इसके अलावा बिहार की आरा सीट से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को करीब 55,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त मिली। राजस्थान के बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड के खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारे। केरल के तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर 16,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे। बंगाल के कूच बिहार से केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को भी 39,000 से ज्यादा वोटों से हार झेलनी पड़ी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई और इस बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल हुए और एकजुट रहने की बात दोहराई। बैठक में खड़गे ने सभी सहयोगी दलों को बधाई दी और कहा कि देश का जनमत पीएम मोदी के खिलाफ है। इस समय की बड़ी खबर, हालांकि खड़गे ने यह भी कहा कि सभी का स्वागत है, कहीं ना कहीं सभी का स्वागत है कहकर खड़गे ने उन तमाम एनडीए के घटक दलों को आमंत्रण दे लिया जो उनके साथ आ सकते हैं। एनडीए घटक दलों ने आज संसदीय दल का नेता चुन लिया है नरेंद्र मोदी को और अब वो अपना दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक भी अब खत्म हो गई है। तमाम घटक दल इसमें शामिल हुए, शक्ति प्रदर्शन भी दिखा, एकजुटता की भी बात कही गई, लेकिन साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा जिसे कहा जाए आमंत्रण भी एनडीए के घटक दलों को दे दिया। बीजेपी को 2 बार सत्ता सौंपने के बाद जनता ने उसे तीसरी बार सरकार चलाने की स्थिति में लाकर तो खड़ा कर दिया, लेकिन कार्यप्रणाली और नीतियों में बदलाव के लिए भी मजबूर किया। वहीं कुछ गलत फैसलों की वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में भ्रम की स्थिति में थी। उसे भरोसा था कि राम मंदिर बनने से यूपी में फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं यूपी में प्रत्याशियों का ना बदलना भी बीजेपी की हार का कारण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो वर्तमान सांसद थे और जनता में उनके खिलाफ नाराजगी थी। वहीं लोकल नेताओं से ज्यादा बाहरी नेताओं पर भरोसा करने से भी पार्टी को नुकसान होने की बात कही जा रही है। वहीं अग्निवीर योजना को भी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन का कारण बताया जा रहा है। पंजाब जैसे राज्य में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। वहीं किसानों की नाराजगी भी सरकार को भारी पड़ी है। इसके अलावा पूरे चुनाव में बीजेपी ने महंगाई बेरोजगारी पर ज्यादा बात नहीं की, जिससे नौकरी की तैयारियों में लगे युवाओं को बीजेपी लुभा नहीं पाई। वहीं पुरानी पेंशन योजना भी बीजेपी की कम सीटें आने का कारण मानी जा रही है, क्योंकि पुरानी पेंशन नीति के कारण लाखों कर्मचारी बीजेपी से नाराज थे। वहीं सरकार द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान का भी असर बीजेपी के बुरे प्रदर्शन का प्रमुख कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के घर मकान टूटे उन्होंने खुलकर विपक्ष को वोट दिया। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के इन्हीं गलत फैसलों से जनता ने विपक्ष का समर्थन किया और एनडीए 300 सीटें भी पार नहीं कर पाई। आम चुनाव में बीजेपी का बहुमत तक न पहुंच पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक वजह ये भी बताई जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के हाथ खींचने से बीजेपी का ये हाल हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बीजेपी का बैकबोन माना जाता है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं, बल्कि गठबंधन की मजबूरी के साथ। बीजेपी ने चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उसे सिर्फ 240 सीटें ही मिली, जो पूर्ण बहुमत से 32 अंक पीछे है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ये हाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से दूरी रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को गठबंधन के सहारे की जरूरत पड़ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि चुनाव के दौरान आरएसएस जमीन पर भी सक्रिय नहीं था। चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 5 चरणों में संघ ने चुनाव पर ना तो कोई बैठक की और ना ही बीजेपी को उनका कोई संदेश आया। छठे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को संघ की नाराजगी की एक वजह माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है, और ऐसा माना जा रहा है कि नड्डा का ये बयान स्वयं सेवकों को रास नहीं आया। अभी ना तो एनडीए की सरकार बनी है और ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन राहुल गांधी की गारंटी को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है और बड़ी संख्या में महिलाएं लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर फॉर्म भरने के लिए पहुंच गईं। और कई महिलाएं कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंच गईं।
जहां उनसे कुछ फॉर्म भरवाने का दावा किया गया, जिसके लिए बड़ी संख्या में महिलाएं कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी रहीं। मेरे बच्चे की सरकार बन जाएगी, राहुल की, अखिलेश की, तो हमारा पूरा होगा। 8,000 की बात हो रही थी, हर महीना 8,000 अकाउंट में आएगा। एक दूसरे से सुन के मतलब हम लोग। दरअसल राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान वादा किया था कि सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सरकार नहीं बनी है, लेकिन जो खटाखट वाला बयान था उसके बाद कांग्रेस दफ्तर लखनऊ पर तमाम महिलाओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया और सभी महिलाएं ये सोच रही हैं कि फॉर्म भरने के बाद तुरंत इनके अकाउंट में खटाखट पैसे आ जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई रिकॉर्ड टूटे। कुछ नेता इतने ज्यादा वोटों से जीते कि रिकॉर्ड ही टूट गया और कुछ नेता इतने कम अंतर से हारे कि उनका दुख कई गुना बढ़ गया। सबसे बड़ी जीत दर्ज की है मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापस लेने की वजह से लालवानी 11,75,092 वोटों से जीते। दूसरी बड़ी जीत असम के धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रकीबुल हुसैन के नाम रही, जिन्होंने 10,12,476 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। तीसरी बड़ी जीत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम रही। उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट से 8,21,408 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। गुजरात के नवसारी से 3 बार सांसद रह चुके CR पाटिल ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 7,73,551 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट 7,44,716 वोटों के बड़े अंतर से जीती। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी रहे जिनकी जीत का अंतर बेहद कम था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने महज 48 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की। केरल की आटिंगल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अदूर प्रकाश ने 684 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने 1,884 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं चंडीगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने 2,504 वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज की। लक्षद्वीप सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद हमदुल्ला सईद ने 2,647 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में 4 ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्होंने सबसे कम उम्र में जीत का परचम लहराया। चारों उम्मीदवार महज 25 साल की उम्र में संसद तक पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने 25 साल 3 महीने की उम्र में जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज ने 25 साल 7 महीने की उम्र में उत्तर प्रदेश की मछली शहर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट से शांभवी चौधरी ने LJP रामविलास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और महज 25 साल की उम्र में जीत का परचम लहराया। राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली संजना जाटव ने भी 25 साल की उम्र में जीत हासिल की। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में DMK के TR बालू सबसे उम्रदराज सांसद बने। उन्होंने 82 साल की उम्र में तमिलनाडु की श्री पेरुम्बुदूर लोकसभा सीट से अपनी जीत दर्ज की।